देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं हूं नितिन सोनी। आप देख रहे हैं महाभारत न्यूज 9। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम इस पे बात करने वाले हैं जो इस राज्य की, जो भारत की राजनीति में हमेशा केंद्र में रहा है। वो कौन राज्य है? वो राज्य है बिहार। बिहार चुनाव में सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि एक सोच, एक उम्मीद और एक दिशा तय करता है देश की राजनीति का। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुंबई में पिछले 40 सालों से समाज सेवा के लिए जाने माने और प्रतिष्ठित समाज सेवी और राजनीति के विशेषज्ञ और आज के भारत के चाणक्य अमरनाथ झा साहब। अमरनाथ झा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपने हमें बहुत आज कीमती समय दिया। आज हम बिहार की राजनीति पे कुछ आपसे हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि बिहार की रणभूमि में के ऊपर चुनावी अखाड़ा पे रथी, महारथी, अतिरथी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव के क्षेत्र में प्रचार के लिए उतर चुके हैं। क्या बिहार की भोली भाली जनता के मन की भूमि के ऊपर ये चुनाव तो नहीं खेला जा रहा है? ये चुनाव जो है कि भोली भाली जनता की जो विचार धारा से खेला जा रहा है। आपको मैं कुछ बात बता देना चाहता हूं। बिहार के जो नीति जो ऊपर में जो है, जो केंद्र सरकार और गुजरात के जो सरकारें हैं, जो उनकी मनोपली क्या करते हैं कि एक, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो रोते थे तो माँ बाप हमको लॉलीपॉप दे देता था, चुप हो जाएगा। उसी तरह से गुजरात की जो मनोपली जो है, जो वहाँ के मंत्री जो है, वो लॉलीपॉप हमारे बिहार को जब इलेक्शन आता है, जब मतदान का बातें आती है तो बिहार में इनकी प्रवेश होता है और मोनोपली दे करके, लॉलीपॉप दे करके फिर वहां से वो निकल जाते हैं। दोबारा फिर बिहार में वो जाते नहीं हैं। दूसरी बात ऐसा होता है कि आपने बिहार को देखा है कि विकास के नाम पर खाली गुमराह किया जाता है। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गोपालगंज में भाषण दिया था कि कहा था कि उन्होंने कि मैं बिहार के लिए पैकेज का ऐलान करने वाला हूं। कितना करूं? 50 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं। ये मैं उनकी जो स्टाइल जो है वो आपको बता रहा हूं। तो लास्ट में उन्होंने 120 करोड़ का कुछ ऐलान कर दिए थे, शायद आपको भी मालूम होगा क्योंकि आप लोग मीडिया वाला हो। आप बताइए, जिस बिहार को 120 करोड़ की जो ऐलान किया गया, तो 120 करोड़ है कहां खर्चा हुआ? किसी जनता को आपने बताया? नहीं बताया। तो बिहार के जो जनता जो है वो ये समझ रहा है कि हमें अब ठगा जा रहा है और मैं ठगा जा रहा हूं। उसका रीजन है, बिहार के जनता, अगर ये मैसेज उनके पास तक जाता है तो बिहार जनता से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं उनको सच तो प्रणाम करता हूं, लेकिन आप जब तक जाति समीकरण से बाहर नहीं आएंगे बिहार के जनता, तब तक आपका घर जलता रहेगा। नेता सोने का चम्मच में खाना खाएगा और आप जो आम जनता है मिट्टी पे पत्ता बिछा के खाना खाते रहेंगे। फर्क यह है कि आपकी कमाई वो लूट रहे हैं और आप लुटा रहे हैं। वो अपना घर भर रहे हैं और आप अपना घर खाली कर रहे हैं। ये हमारे बिहार के जनता को समझना होगा, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग के हैं, जो गरीब के निचले स्तर पे हैं, ये सारे लोग हैं, इनको समझना होगा। हर घर से एक बेटा हर राज्य में चला गया है, चाहे महाराष्ट्र हो या तो केरल हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, उड़ीसा हो, अदर राज्य में आसाम हो। हर घर से एक बेटा हर राज्य में जा चुका है। आपको यह समझना होगा कि बिहार के जनसंख्या 12 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है, ठीक है। उसमें से 5 करोड़ जनसंख्या सर्वे के हिसाब से कहा गया है कि 3 करोड़ लोग बाहर राज्य में रहते हैं। तो सर्वे गलत है, लेकिन हमारा सर्वे यह कह रहा है कि 5 से 6 करोड़ लोग बाहर जा रहे हैं बिहार छोड़ करके काम के लिए। कुछ लोग तो बिहार से प्लान हो चुके हैं, दूसरे राज्य में अपना घर बना के बैठ गए हैं। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है। और जब सरकार से अगर कोई आप विचार विमर्श करने जाएंगे तो 40 साल पुरानी बात आपके सामने रख देंगे, इसमें मेरा क्या गलती है? 40 साल पहले खड्डा हुआ था तो हम कैसे भरेंगे? ये उनकी सोच है, जो बीत गया
उसको आप याद करके किसी गरीब जनता पर बात को थोप करके आप इलेक्शन को माहौल को मैन डिवाइड करके आप इलेक्शन जीत लेते हो। क्योंकि जनता जो होता है भोला भाला होता है, जी, जी। महिलाएं होती है वो बहुत कम सोचती है, चलो 10,000 मिल गया ना हमको, जी। वो 10,000 अच्छा सोचने वाली बात है। 10,000 में आप बोलते बिजनेस करो, क्या बिजनेस करेगा सर? कोई बिजनेस करके दिखाए तो मैं हर घर को, मोदी जी तो जनता का पैसा जनता को दिया है, मैं अपना पैसा जनता को दूंगा, 5,000 आदमी को 10-10 हजार रुपया। अभी 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है। आप ये सोचने वालों पैसा किसका था सर? पैसा उनका नहीं था, हमारे जनते का टैक्स का असूला हुआ पैसा था जो 10,000। यही मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके मार्फत से जनता को समझाना चाहता हूं कि जो 75 लाख आपने 10-10 हजार रुपया दिया, आपने वोट खरीदा है। मोदी जी का एक भाषण है, मैं वो आपको बता देना चाहता हूं, कहीं आपके में होगा तो देख लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि जब इलेक्शन का माहौल आता है तो कुछ पार्टियां जुमलेबाजी करने लगते हैं, वोट खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। सर दूसरा पार्टी को तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी आज नहीं सदियों से वोट खरीदा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये पुराने जमाने के जो बड़े बड़े पत्रकार थे, बड़े बड़े विशेषज्ञ लेखक थे, उन्होंने ये चीज को उजागर किया है कि मोदी की जो सरकार है आज, और क्या बोलते हैं, अमित शाह जब इलेक्शन लड़े थे कॉलेज में तो वहां भी सेटिंग किए थे और उम्मीदवार को गैप करवा दिए थे और खुद वन में जीत गए थे। ये भी तो इनकी नीति यही है। सर मैं और एक बात करना चाहता हूँ, आपने मुंबई में 30 से 40 सालों से सामाजिक कार्य किए हैं। बिहार की हालत को देखकर आपको सबसे बड़ी तकलीफ किस बात की हो रही है? सर तकलीफ ये बात होती है, हम महाराष्ट्र में आए हैं, सबसे बड़ी दुख की बात है कि अपने परिवार को छोड़ करके मैं 2200 किलोमीटर पे यहाँ पर हूँ। जी जी। पेट तो भरना है, क्योंकि हमारे बिहार में इंडस्ट्रियल खत्म कर दिया दो सरकार। अब दो सरकार जब से आया है खत्म कर दिया। जैसे आपने REZ देखे हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं नीतीश कुमार का पार्टी आप देख लीजिए, जेडीओ। उसके बाद आप देख लीजिए अनेक प्रकार से विलास LPG कुछ है, रामविलास पासवान जी का, ये जितने भी लोग हैं ये सब बिहार को खोखला किए हैं। सब लोग दिल्ली में जाके बंगला बना लिए हैं। दूसरी बात, आप एक माफिया को टिकट दे रहे हो, जी जी, बलात्कारी को टिकट दे रहे हो, तो आप बोलते हो कि बेटी सुरक्षित कैसे रहेगा सर? आप जब बलात्कारी को आप अपने बगल में खड़ा होकर टिकट दे रहे हो तो फिर उनके जो 100-200 लोग हैं वो भी बलात्कार करेंगे, बोलेंगे एक बलात्कारी को टिकट मिला तो कल हमको भी मिलेगा, हम भी बलात्कार करते हैं। तो आप गुंडा को संरक्षण दे रहे हो। आप टिकट क्या होना चाहिए, आप देखे होंगे पहले पहले पढ़े लिखे लोग राजनीतिक में नेतागिरी कर रहे थे, अब लाल बस धारण करके लोग नेतागिरी कर रहे हैं। कोई 7वीं पास है, कोई 8वीं पास है, कोई 6वीं पास है, तो उनको देश चलाने का ज्ञान कहां से? कोई अंगूठा छाप है, मुख्यमंत्री है। तो आप ये सोचिए कि कैसे राज्य एक IAS एक IPS अधिकारी के सामने वो क्या बात करेंगे, उनको क्या ऑर्डर देंगे? तो विकास जीरो हो गया। मैं आपको दूसरी बात और बता चाहता हूं कि बिहार का इतिहास को अगर आप देखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले जब अशोक सम्राट हुआ करते थे हमारे बिहार का, तब का पोजीशन आप देख लीजिए। इतिहास गवाह देखिए कि कभी कहीं यूनिवर्सिटी नहीं थी जो बिहार में था। आप उसको 1400 कुछ ईस्वी में नालंदा बनी थी, जबकि 1400 याद रखिए, जबकि कहीं यूनिवर्सिटी नहीं थी, लोग वहां जाके पढ़ते थे। तो आपने उसको क्या डेवलप किए? आपने 40 साल, अब छोड़ हर बात पे रोना आपका होता है, नेहरू जी कांग्रेस, रेणु जी कांग्रेस। अरे 40 साल में कितनी पीढ़ी हो गए? जो 40 साल के जो आप सत्ता में पैदा किए, तो 40 साल वाला 80 साल में मर गया जी। आज जो 40 साल पहले पैदा हुआ तो 40 साल हो गया, आज जो 20 साल पहले पैदा हुआ 20 साल का हो गया। मतलब आपने दूसरे के होकार भर करके क्या किए। तीसरी बात समझ लिए सर जी, केंद्र सरकार में अगर बिहार का संसद बैठा हुआ है, आप मानते हो बात को? आपके मीडिया के थ्रू बोल रहा हूं, तो संसद क्यों नहीं इस बात को उठाते हैं? अधिवेशन जब चालू होता है, संसद भवन में जब चालू होता है, तब प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बोला जा रहा है कि बिहार को जो आप पैकेज देते हो न देकर के आप इंडस्ट्रियल को बोला भेजो वहां पे? तो जो इंडस्ट्रियल बनता वो भी आप उठा के गुजरात लेके चले जाते, क्योंकि आप सत्ता में हो, आप पावर में हो, जो चीज आप बोलोगे वही होगा। क्योंकि जो आप एक राजा हो तो राजा जो चाहेगा वही होगा।
कोई कुछ कर ही नहीं सकता, आपके विरोध में कुछ कर नहीं सकता। अगर आपके विरोध में कोई कुछ बोलता है तो आप जेल में डाल देते हो। तो ये सरकार के नीति नहीं होना चाहिए। सरकार के नीति तो होना चाहिए, अगर कोई हमारा गलती दिखा रहा है तो उस गलती को सुधारना चाहिए, बल्कि उसको जेल में नहीं डाल देना चाहिए। ये केंद्र सरकार के ना, जो बिहार में अभी प्रेजेंट में सरकार है वो 15 साल में तो बीजेपी के साथ में है। उनको जब आप नीतीश कुमार के लीजिए, आप 10 बार पलटू राम बन जाते हैं, कभी लालू के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी दूसरे के साथ, कभी बीजेपी के साथ। जहां इनको मुख्यमंत्री पद बनने का मौका दिया जाएगा उस पद में चले जाते हैं। आप पिछले बार जब इलेक्शन लड़े थे नीतीश कुमार बाबू को, उनका भाषण आप निकाल लीजिएगा और उसमें बोले थे कि इस बार हमको खाली आप लोग जिता दीजिए, ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब आप देख लीजिए, अब लालू प्रसाद यादव जी को देख लीजिए कि शरद यादव उनके लिए खून बहाया, उनके बेटे को टिकट न देकर एक माफिया को टिकट दे दिया गया है। आप इसको समझना होगा सर, आपके मीडिया वाले के थ्रू से, मीडिया वाला अगर इस चीज को हाईलाइट करता है तो उनको मतलब थोड़ी सी ज्ञान खुलेगा कि हम कहां गलती कर रहे हैं, उनकी गलती का एहसास होगा। हम आपको 2 विधानसभा क्षेत्र का बता देते हैं जहां स्टेशन से लोग निकले का रास्ता नहीं है। बाहुबली विधानसभा में जो मीना कुमार को टिकट दिया गया है, वो मीना कुमार क्या काम किया है? कुछ भी नहीं। आप जाइए उस क्षेत्र में, लोगों को आने जाने का रास्ता का, आयात और निर्यात का कोई साधन नहीं है। जी जी, ये हम देखें, अगर कोई हमको बिहार में बुलाए और बताए कि भैया कहां रोड नहीं बना बताओ, तो मैं उनको दिखा दूंगा ये रहा है आपका, ये चीज रहा है आपका। नदी से उस पार आने के लिए आदमी को नाव का सहारा लेना पड़ता है, आप पुल क्यों नहीं बनाए? 20 किलोमीटर इधर पुल है, 20 किलोमीटर उधर, इतनी दूर 20 किलोमीटर में जो बस्ती है उसको 20 किलोमीटर उधर जाना पड़ता है, 20 किलोमीटर में जाना पड़ता है। तो आप विकास क्या किए? 20 साल से पुल बनने के लिए आपके पास में पास किया हुआ चीज है नेशनल हाईवे राजनगर टू लदनिया, उसको आप पास नहीं करवा पाए, ऐसा पेंडिंग करके आपने छोड़ दिया है। ये बिहार का स्थिति जो है ना, सिर्फ पैसा माफिया लोगों का राज चल रहा है। किसी भी चीज पे आप रेलवे स्टेशन पर चल जाइए, बैठने की आपके लिए जगह नहीं है। रेलवे स्टेशन पर आप चलिए, सुलभ शौचालय का सुविधा नहीं है। बिहार के परिस्थिति है, जहां जहां मैं सर्वे किया हूं तो कुछ लोग बता देंगे, दूसरा ऐसा वीडियो बना लेंगे और दिखा देंगे अब अच्छा सर नहीं है, गलत है। अगर कोई हमारे साथ सर्वे करे तो हम सर्वे की जगह पे लेके चलूंगा और इस चीज आपको दिखा दूंगा कि एक गति है। विकास के नाम पे जो आपको जूट मिल थी, कहां गया? बंद कर दिया आपने। उसके बाद सबसे बड़ा वहां पर किसान का रोजगार था चीनी मिल, जी, जिसे हम लोग कुसियार कहते हैं और अन्य भाषा में उसे गन्ना कहा जाता है। तो गन्ना का खेती किसान क्यों बंद कर दिया? जहां पर 34 मिल हुआ करते थे बिहार में, वहां 9 मिल चल रहा है। इसका रीजन आप माफिया, आप मिल में जाकर के माफिया पैसा वसूल करेगा तो कौन सा बिजनेसमैन वहां पर मिल लगाएगा? जी जी, समझना, आपके पास में लॉ एंड ऑर्डर का कुछ है ही नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है। कारण आप माफिया को टिकट दोगे तो दूसरा भी माफिया बनेगा, उसको भी मालूम पड़ जाता है कि माफिया बन के टिकट मिल गया, एमएलए बन गया, तो हम भी क्यों नहीं। आप एक मेरे को बात बताइए, जिससे 5 साल पहले उनके पास खाने के लिए ठीक नहीं था, 5 साल के बाद मालूम पड़ा 300 करोड़ का मालिक बन गया। कहां से बन गया साहब? जी जी, किस चीज से बना? कौन सा बिजनेस है उसका? कौन सा उनका बिजनेस है मेरे को बताओ। बिहार में कौन सा फैक्ट्री चल रही है उनकी जिसमें कितना पैसा आप कमा लिए हो? सिर्फ घोटालेबाज, रास्ता घोटालेबाज, उसके बाद आपका ट्रेन घोटालेबाज, उसके बाद बस घोटालेबाज, जितने भी सरकार की स्कूल घोटालेबाज, सरकार का नीतियां का जितना भी है ये घोटालेबाज। इसमें सबसे बड़ा होता है, हर राज्य का मुखिया होता है मुख्यमंत्री, और इनके अगल बगल जितने लोग बैठते हैं घोटाला करते हैं और पैसा लेके मुख्यमंत्री के जेब भरते रहते हैं, खुद भी जेब भरते हैं। तो विकास नहीं होगा ना सर। विकास, अगर मैं जनता से एक चीज कहना चाहता हूं जी सर, एक छोटी सी बात आपको समझिए, टीचर का भर्ती आपने निकाला, पुलिस का भर्ती आपने निकाला, तो उस पर लाठीचार्ज क्यों करवाते हो? ये गलत है। जी, संविधान हमको इसका अनुमति दिया है कि कभी नहीं दिया है। उसके बाद आप इस पर अत्याचार कर रहे हो, आप उसके भविष्य से खेल रहे हो। कल वही आदमी अगर पुलिस बनेगा तो उसके दिमाग में यही होगा, तो वो भी वही काम करेगा कि तुमने हमको मारा है, हमको भर्ती समय 5 लाख रुपया लिया है, तू घपलाबाज करेगा, भ्रष्टाचारी वो करेगा। या भ्रष्टाचारी करने का अगर मार्ग आप दे रहे हो तो सरकार दे रहा है जी जी जी, कि तुम ये काम करो, तुम ऐसा करो, और फिर वो भ्रष्टाचार जब बनता है
तो आप जब आपके बात को नहीं मानता है तब फिर उस पर इंक्वायरी निकाल देते हो, फिर उसको जेल भेज देते हो। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है। जी जी, मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ, गुजरात लॉबी और नीतीश कुमार में कोई मनभेद और मतभेद नहीं है क्या? ये बात सही है? इसको आप किस तरह से देखते? मैं आपको उसका भी आपको बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं। सबसे पहले यह कि भारतीय जनता पार्टी का जो लॉबी है, इतिहास गवाह, वो कभी किसी का हुआ ही नहीं जी, कभी नहीं हुआ है। वो सिर्फ घर तोड़ने का काम करता है। आपको उन्होंने देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी का अस्तु नहीं था बिहार में, तो उन्होंने क्या किया, नीतीश को अपना लिया जी। जब उसका पूरा, आपको एक और बताता हूं, कोई मोदी नाम का कोई था, जब मर गया, किसी कैंसर हो गया था, मर गया, उसको नीतीश कुमार के सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे वो भी, और बिहार में तो उनको हटा दिया गया था पिछली बार। मोदी, सरनेम उनका मोदी था, नाम पूरा मालूम नहीं। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए कि जब तक सत्ता उनके पास नहीं था, तो आदरणीय सम्मानीय बाला साहब ठाकरे का पांव पकड़ते थे। आपने फोटो कितना देखा होगा। जब ये अपने आप को लहर झूठ बोल बोल के ऊंचा ले लिए, तो उनको पार्टियों को तोड़ दिया है। तो मैं नीतीश कुमार जी को आपके मीडिया के थ्रू एक संदेश देना चाहता हूं कि जिसका घर कांच का हो, दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते। गुजरात ब्रांड बना रहा है और आप बिहार को खाली करवा रहे हो, सिर्फ आप अपने सत्ता के लालच में, आप अपना घर भरने के चक्कर में। इसलिए ऐसा काम मत करो आप कि आपका बिहार एक ब्रांड बनाओ। आप विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हो 15 साल से, 11 साल हो गया सत्ता में बैठ के मोदी जी को जी। आप तब उससे पहले से मांग रहे हो विशेष राज्य का। क्या हुआ आपका? आप क्या बोले, मैं इनके साथ इसलिए बनाया हाथ कि हमारे बिहार को विशेष राज्य दिया जाए। क्या हुआ आपका? हर हर महादेव कर दिया उन्होंने, बोला हमारे बस में नहीं है। तीसरी बात, अगर आपको किसी पे आधारित होकर काम नहीं करना पड़ा, आप बिहार का एक मुखिया है, एक राजा है, आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कीजिए। इंडस्ट्रियल तो अपने आप गए, क्योंकि बिहार जो है ना सर जी, सोना का खदान है जी जी, यह आपको मानना पड़ेगा। बिहार में पानी की कमी नहीं है जी, बिहार में पहाड़ है, बिहार में मीठा पानी है। अच्छा, बिहार एक हर चारों ओर से गंगा जल ही गंगा जल है, धार्मिक स्थल भी है, धार्मिक स्थल बौद्ध भगवान है, आपने टूरिस्ट पॉइंट का है, सब चीज है। जो देखिए, आपको मैं और एक चीज बता देना चाहता हूं साहब, जहां शंकर जी को जन्म हुआ वो बिहार है जी। उगना का नाम सुने होंगे और विद्यापति का नाम सुने होंगे आप जी। अगर नहीं सुने होंगे तो आप गूगल पर सर्च, वहां पर शंकर जी ने विद्यापति के यहां भेष बदल करके उनके सेवक बने थे जी जी। इतिहास को गवाह है। वहां वो महापुरुष जो शंकर जी को भी उनके यहां आना पड़ा था। तो बिहार एक सोने का घर है, उसको आपको समझना होगा। हमारे बिहार के नेता को समझना होगा कि अपना घर कम भरो, लाल बहादुर शास्त्री बनो, नेहरू जी बनो, जो अपनी दौलत दान कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री शपथ ग्रहण पे भी उनके पास धोती नहीं था, तो आप ऐसा बनो तो बिहार एक सोना का चिड़िया बनेगा और इतना सुंदर राज्य बनेगा कि, क्योंकि बुद्धि का कमी नहीं है बिहार में जी जी, बुद्धि का भरमार है बिहार में जी। आपको मालूम है, लोग कहता है कि पंजाब और हरियाणा पूरे साल का अनाज वो देता है जी, ये सब कहता है, बराबर है, ये सबको पता है। लेकिन आप बिहार में आप चलिए, सर्वे कीजिए, कोयले की खान है। आप बिहार में आप चलिए तो धान का खेती इतना होता है जिसे आप चावल कहते हो जी जी। आप देखेंगे ना, वो हरियाली लहरता हुआ धान का खेती देखोगे तो दिल खुश कर देगा आपको। बाढ़, आप महाराष्ट्र में बाढ़ आती है या हरियाणा में बाढ़ आती है या पंजाब में बाढ़ आती है, हाहाकार मच जाता है जी। लोग बताए किसान को मुआवजा दो, आपके मीडिया पे भी आता होगा, आप लोग भी सर्वे करते होंगे, लेकिन आपने कभी सुना बिहार में कि किसान को मुआवजा दो, दह गया, रोदी हो गया, कभी सुने हो? कारण कि सरकार ये चीज होने नहीं देता जी। लेकिन फिर भी बिहार के किसान किसानगिरी करना छोड़ता नहीं है, और किसान को आप जब देखेंगे तो आपका आंख से आंसू आ जाता है और उनका सही मुआवजा नहीं मिलता है जी जी। सर, मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ, 40 साल पहले के बिहार और आज के बिहार में आपको सबसे बड़ा परिवर्तन आपने क्या देखा? जैसे सामाजिक
राजनीतिक या जन चेतना के स्तर पर? 40 साल पहले जो बिहार था एक सुंदर बिहार था जी। सुंदरता थी, क्राइम नहीं था। अभी जो नेता आएंगे वो तो बोलेंगे बहुत क्राइम था, लेकिन नहीं था। अभी के नेता तो कुछ नाम दिया है कि जंगल राज। नहीं सर, मतलब नाम जो दिया गया है जो कि जो जंगल भी राज। नेता बोल रहे हैं, जी जो भी नेता भाषण दे रहे हैं, जी। वो अपना इतिहास को देखें, जी वो अपना इतिहास को देखें कि उससे पहले जंगल राज कितना था। तो जो आप बोए हो ना वही तो आ रहा है। मैंने आपको पहले बोला आपके में इंटरव्यू में कि आपको मैंने कहा कि आप उसको टिकट दे रहे हो जो क्रिमिनल है, माफिया है। जी। रेती माफिया बोले, जिसको बालू माफिया हम लोग बोलते हैं, गिट्टी माफिया बोले, गिट्टी माफिया ट्रेन को रोक लेते हैं, ये सब माफिया। जमीन कब्जा कर लेते हैं, किसी का घर कब्जा कर लेते हैं, तो पूरे माफिया बने हैं। आप एक बात बताओ, एक एक आदमी के पास से 500 बीघा जमीन कहां से आ जाता है साहब? कहां से लाए आपने? सरकार की जमीन आपने कब्जा कर लिया। मुखिया स्तर पे भ्रष्टाचारी है। मुखिया का फंडिंग अगर रास्ता बनाने का आता है, ग्राम मैंने आप देखे होंगे प्रधानमंत्री योजना मुखिया के अंदर में चला जाता है। जी। उसके बाद ब्लॉक स्तर पे, अगर जहां यहाँ पर आप तलाटी और तहसील बोलते हो, कलेक्टर बोलते हैं, हम लोग ब्लॉक स्तर बोलते हैं, ब्लॉक स्तर पर अगर फंड आता है तो मुखिया को जाता है, वहां भी भ्रष्टाचारी है। कल तक मुखिया को खाने का ठिकाना नहीं रहता है, अभी वो चढ़ता है फॉर्च्यूनर से। आज एक फॉर्च्यूनर लेने जावे तो 25 लाख से स्टार्ट होता है, तो कहां से आ गया उनके पास पैसा? जी। तो भ्रष्टाचारी लिखते हैं। आप 5 किलो राशन दे करके उसके बाद भी आप लाइन लगवाने के लिए मजबूर कर देते हो कि तुम आप लालच दे रहे हो। आप वृद्धा पेंशन आपने लागू नहीं किया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया था। प्रधानमंत्री का तो कहना है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। 80 करोड़ का अनाज आप दे रहे हो, आप उनको बेरोजगार कर दिए हो। 5 किलो राशन आप खा लोगे? सोचने वाली बात है। आपके मीडिया के माध्यम से मैंने एक चीज कहना चाहता हूं, चलो 5 किलो राशन मैं आपके घर में भर देता हूं, आप कितना दिन खाओगे मेरे को खाली बता दो। आप लोगों, जनता से फिर कहता हूं, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है तो 5 किलो में आपके जीवन नहीं चलते, उसमें आप खुशी और फटाकरी मत फोड़ो। आपके जीवन को नष्ट कर रहा है। आपको जरूरत भी पूरा नहीं हो रही है। महीना में कम से कम एक आदमी अगर खाना खाएगा तो उसको 12 से 13 किलो अनाज चाहिए, जिसमें सारा, ठीक है आपने चावल दे दिया, उसके साथ और कुछ लगता है सर कि नहीं लगता है? लगता है, चाय पत्ती लगती है, कम से कम लगती है ना सर। तो चाय पत्ती कहां से आएगा? दूध कहां से आएगा? चीनी कहां से आएगी? दूसरी बात, उसको सब्जी आलू कहां से आएगा? परवल, अनेक प्रकार की चीज लगता है, तो वो कहां से लाएगा आदमी? अगर आपने यही चीज कह रहे हो तो मैं जनता को जागरण करना चाहता हूं। देखिए, आप नेतागिरी करिए, आप राजनीति करिए, हर पक्ष का आप लोगों का अपना अपना झंडा पकड़िए, लेकिन झंडा पकड़ते पकड़ते कभी आप अपनी मां के बारे में सोच लीजिएगा कि जब आपकी मां 60 के ऊपर 70 के लगभग पहुंचेगी तब क्या उनका हाल होगा? क्या ये आपकी राजनीति काम आएगी? आप बैनर पोस्टर लगाते लगाते आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप अपने परिवार को क्या सुखी दे सकोगे? क्या आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आप जितने भी लोग बोलते हैं कि बिहार के लड़का IAS IPS बनता है, ये सब कहता है, लेकिन आपने कभी सर्वे किया है कि कोई दिल्ली में जाके पढ़ाई करता है, कोई बेंगलोर में जाके पढ़ाई करता है, कोई राजस्थान में जाके पढ़ाई करता है, कोई बम्बई आके पढ़ाई करता है, कोई बेंगलोर में पढ़ाई करता है, लेकिन सरनेम जो है उस सरनेम से आप अटका लगाते हो, उनसे इंटरव्यू पूछा जाता है आप कहां के रहने वाले हो, तो बिहार। इसलिए आपने सर्वे कर लिया कि बिहार का ही लोग ज्यादातर IAS IPS बनता है, लेकिन वो पढ़ाई कहां करने जाता है इसके बारे में कोई सर्वे नहीं करता। मैं सर और बात करना चाहता हूँ, बिहार की जागरूक युवा वोटर पीढ़ी है जो आपको कैसी दिखती है? सरकार ने पिछले 20 वर्षों से रोजगार को एजेंडा बनाती है, लेकिन पलायन मतलब नहीं हो रहा है। इसकी असफलता किसकी है? नहीं, सफलता पूछे असफलता बोलिए? असफलता सरकार की नीति है सर। मैंने इससे पहले आपको कहा, अगर आपको कल हमारे घर में 2 लोग थे, अब वो हो गए 6। जैसे हम 2 भाई थे, उनको 2-2 बच्चा हो गया था, सीधा 4 हो गया। अगर हम 3 भाई हैं तो 6 हो गया, अगर 3-3 बच्चे होंगे तो 9 हो गया। जनरेशन भाग रही है तो, और जमीन जो है बढ़ती नहीं है, जमीन बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। ये भी आप एक बड़ी
आपको दिमाग वाली बात दे रहा हूं, जमीन बढ़ती नहीं, जमीन घटती है। आप इस पे प्रश्न करते जमीन जहां साहब घटता कैसे, मैं उसका आपको उत्तर दे रहा हूं। पहले थोड़ा समझना होगा, व्याख्या से आपको समझा रहा हूं। जी जी। जब आपने 4 भाई में 4 जगह घर बनाने जाएंगे, तब तो खेती बंद हो गई, बराबर। वो खेती वाली जमीन में आपने घर बना लिया। उसके बाद आपने 2 फुट 3 फुट 4 फुट कम हो गया, तो जो आपकी जो आंकड़ा थी जमीन का, वो जोशी जमीन होती है, एक घरारी होती है जहां हम घर बनाते हैं, जी जी। तो जोशी जमीन कम हो गया, क्योंकि जोशी जमीन में आपने जाके घर बना लिया, तो जमीन कम हो गया। हम्म। इस प्रकार से जमीन कम होता चला गया। तीसरी बात ऐसा है कि जब आप इंजीनियरिंग पढ़ाई कर लिए, आपने डॉक्टरी पढ़ाई कर लिए, आप अनेक प्रकार की पढ़ाई कर लिए, तो आपके बिहार में आईटी सेक्टर है ही नहीं जी। तो जो रोजगार कहां मिलेगा? सरकार की नीति होना चाहिए, जो बेंगलोर कैसे आईटी सेक्टर लेकर चला गया, तो आप क्यों नहीं लेके आए? मारुति फैक्ट्री वाला लेके गुजरात चला गया, तो आप क्यों नहीं अपने अंदर ले लिए? आपके दिमाग नहीं चलता, आप खाली सोटा मारने में रहोगे तो काम नहीं चलेगा। आप बच्चों को शराब बंद कर दिए, बच्चे घर घर जाके शराब पी रहा है, उसका भी जिम्मेदार आप है। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है, लोग साइकिल पे लेके अपना लाश को लेके जा रहे हैं, पोस्टमार्टम का सिस्टम नहीं है, तो लोग जो है, डॉक्टर जो है, बाहर प्लान करेंगे, क्योंकि उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है। बंबई में आएंगे तो उनको नौकरी मिल जाती है, कलकत्ता जाएंगे तो नौकरी मिल जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास में आईटी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और हॉस्पिटल सेक्टर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि लोगों को वहां पर रोजगार भरपूर मिले, और जिस महीने में खर्चा है घर का, उस महीने में उनको तनख्वाह मिले। आपको एक चीज और, आपके प्रश्न का एक थोड़ा सा उत्तर मैं दे देता हूं। बिहार का जितने भी स्कूल है, उनमें भैंस चरता है, बकरी चरता है, गाय चरता है, पशु जितने भी होते हैं सब चरने जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी नहीं दिखेगा आपको। क्या सर आप मानते हैं कि बिहार के युवाओं को राजनीति में भागीदारी और नीति निर्माण में अधिक स्थान मिलना चाहिए? हम सारे युवकों से एक बात कहना चाहूंगा जी। कि आप अगर राजनीति करते हो तो राजनीतिक में एक छवि जो अच्छा होता है, छवि आचरण जो अच्छा होता है, सफेद पैंट शर्ट पहन करके आप राजनीतिक में नेता नहीं बन जाते हो। जी जी। लोग सफेद कपड़ा क्यों पहनते थे, उसका एक रीजन है। जी। सफेद है अमन और शांति का निशान, का प्रतीक, ठीक है, इसलिए नेता लोग ये पहनते थे। लेकिन इसका विपरीत हो गया है, जितने सफेद वाला पहनना चालू करे सब भ्रष्टाचारी हो गया। ध्यान आध्यात्मिक के लिए सफेद कपड़े पहनते, ठीक है, अब वो सब चले गए भ्रष्टाचारी। अब कलर का शर्ट कपड़ा जितने लोग पहन रहे हैं और भ्रष्टाचारी हो गए, वो भ्रष्टाचारी कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि कलर का कपड़ा पहने हैं। दूसरी बात, नवा युवक को एक ही बात करता कि अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ो, आप इस राज छोड़ के दूसरे राज मत जाओ, सरकार को मंत्रालय तक घुसो और उनको बताओ ये जनता है, तुम्हें उखाड़ फेंकेगा। उस यंग पीढ़ी को किसी को खड़ा करो, उसको इलेक्शन जिताओ और उसको कॉलर पकड़ के उससे काम लो, और देखो कि बिहार एक सुंदर फिर से बिहार बनेगा, जिसमें हमको गर्व से कहना पड़ेगा कि हम बिहार से हैं। आज हम तो कहते हैं, आप मीडिया में बोल देंगे हम बिहारी हैं, ये है वो है, हम ठीक, नो डाउट, हमारे बिहार में बहुत सारे, मैंने कहा, लेकिन अब बोलने से नहीं होगा, जमीन स्तर पे क्या है। जी जी जी। हम जमीन का स्तर पे क्या है, आप किसी एयरपोर्ट के पास चले जाओ, ऐसा आपके अंक पे आएगा गाड़ी वाला कि बाबूजी कहां जाना है, कहां जाना, क्योंकि बेरोजगारी है। वो सोचता है अगर एक भी कस्टमर हमको मिल गया तो हमारा दिन भर का खर्चा निकल जाएगा। इसी के लिए वो लोग एयरपोर्ट जैसा सुरक्षित जगह है वो भी असुरक्षित हो जाता है। आप फैमिली लेकर के वहां खड़ा नहीं रह सकते हो, क्योंकि ऐसे बातें करते हैं वो लोग। कैसा लगता है कि हम बिहार के धरती पर उतरे ही क्यों, और हमारा बिहार जो है बहुत अच्छा है, तो हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा गांव है, वहीं हम जन्म लिए, कर्मभूमि हमारा महाराष्ट्र है, तो दोनों को हमको लेके चलना पड़ता है। तो विकास के लिए नवयुवक को एक ही चीज बोलूंगा कि तुम अपने हक की लड़ाई के लिए प्लान मत हो, राज्य मत छोड़ो, जी जी। उसी जगह पे खंभा बन के लड़ो, लाठी चले। अगर यही चीज अगर गांधी जी सोच लेते कि हमारे पर लाठी पड़ रहा है और हम मार खा रहे हैं, तो देश आजाद नहीं होता। जी। आप मैदान मत छोड़ो। लोग बोलता है, आपने सुना होगा कि आप लड़ने से पहले मैदान छोड़ देते हो। नहीं, ये धरती है,
ये धरती पहले से ही बोली है, बेगर खून बहे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर भगत सिंह ये सोच लेते तो उन्हें फांसी नहीं मिलती और ये देश आजाद नहीं होता। उसी प्रकार से बिहार के नवयुवक को सोचना होगा कि दूसरा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी बनना होगा, तब जाके देश का उन्नति होगा, बिहार की उन्नति होगी। सर, नरेंद्र मोदी के चाणक्य अमित शाह बिहार के पाटलिपुत्र आते हैं, एक एंकर के साथ, टीवी एंकर जो बहुत फेमस है, उनके साथ 50 मिनट तक बात करते हैं और नीतीश कुमार जी के साथ सिर्फ 15 मिनट बात करते हैं। फिर वो भी 243 सीट है जो आपकी विधानसभा बिहार की, उसकी रणनीति 15 मिनट में क्या तय हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार जी इसको भी 15 मिनट में खत्म कर देते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप देखिए, मैं आपको क्या बोला था पहले, इस बात को आपको मैंने जीरा कर चुका हूं कि नीतीश कुमार जी को राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उनका पेट भर चुका है, उम्र हो गया है, अब वो रिटायरमेंट में है। तो आप मोदी जी का और चाणक्य, देखो चाणक्य उनको आप नहीं कह सकते, चाणक्य तो बिहार में पैदा हुआ था। मैं आपको एक थोड़ा सा रोकता हूँ, आप बात आगे बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जेडीयू के कुछ नेता हैं, जेडीयू के, नीतीश कुमार के जो पार्टी के नेता, वो लोग ऐसा कहते हैं कि अगर वो चाणक्य है तो हमारे नीतीश जी 50 चाणक्य का दिमाग रखते हैं, 50 चाणक्य जी का दिमाग माइंड रखते हैं, ऐसा कहते हैं। नहीं, मैं आपको क्या कहा कि चाणक्य जो है ना बिहार में पैदा हुआ था जी, ब्राह्मण था जी जी। तो ब्राह्मण जो होता है ना सर जी, आप कितना भी उनको गाली दे दो, लेकिन लाखों के बीच में एक ब्राह्मण अगर आप में आ गया ना तो सारा चीज को इधर से और उधर कर देगा, उसको टाइम नहीं लगता है। तो मोदी जी देखिए, मोदी जी और अमित शाह का स्टार तेज है जी। इसके लिए उनकी हर जो पासा है ना चल जाता है, पासा जो फेंक, जैसे जो भी फेंकते हैं वो चल जाता है। जब आपका स्टार तेज होगा ना तो कोई भी पासा फेंकिए वो चल जाएगा। जैसे कालिदास जी मूर्ख थे तो उन्होंने सोचा कि अनभिज्ञ थे और एक पासा फेंके तो उनको बहुत सारा ज्ञान मिल गया। तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो स्कूल जाके पढ़े नहीं थे, उनको काली जी सरस्वती जी का वरदान मिल गया। जैसे वाल्मीकि जी, हर गुंडा वाल्मीकि नहीं बन सकता, नहीं, और हर वाल्मीकि गुंडा महाभारत रामायण नहीं लिख सकता। सही बात, समझ गए? तो उनकी मतलब होते ना जो नीति जो थी जी, जो ग्रह थी वो उनके सर पे आ गया, बोला तू ही रामायण लिख डाल, वाल्मीकि जी रामायण लिख डाले। उसी प्रकार से कि मूर्ख के अगर हाथ में कलम दीजिएगा तो लिखेगा ना, ऐसा रखेगा, बोले फोटो ले लो, तो आपको दिखेगा अरे बाप रे कितना पढ़ा लिखा है, ऐसा हो जाता है। तो हम लोग हैं मूर्ख आदमी, और मूर्ख आदमी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज को प्रैक्टिकल वो नहीं कर सकता है। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है कि यहां पर किस तरह से होना चाहिए। तो नीतीश कुमार के चाणक्य से तो जीत ही नहीं सकते। कौन क्या बोलते हैं, मोदी जी और अमित जी, ठीक है, तो नहीं जीत सकते। तो नहीं जीत सकने का कारण कम सीट होने के बाद वो मुख्यमंत्री थे, आपके बोलते बंद करके रखा था। और इस बार भी उसने ऐसा ही कहा है, अमित शाह ने, कि इलेक्शन के बाद विधानसभा की मीटिंग बैठेगी, उसके बाद उसका नेता तय किया जाएगा और बाद में मैं आपको इसके बाद को दे देता हूं। उनका नाम है नीतीश कुमार जी। हमारे यहाँ कुर्मी बोला जाता है, नीतीश बाबू कुर्मी जात के होते जी, जो बैगन भैंटा सब्जी उपजाने वाला एक जात जी जी। उनके पास में बहुत सारा विकल्प है। लालू प्रसाद जी का पार्टी, कांग्रेस पार्टी जी, उसके बाद जितेन माझी, और उसके बाद रामविलास पासवान जी का लड़का। तो सब क्या करेगा, बोलेगा ये बिहार से खेल रहा है तो सब मिल जाओ और इसको बिहार से बाहर फेंको। तो चाणक्य नीति वो खेल जाएंगे, कौन? नीतीश कुमार जी। इसीलिए उनके कार्यकर्ता बोला कि वो 2 चाणक्य नीति रखते हैं और नीतीश बाबू के पास में 50 चाणक्य नीति है। इसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। जी जी। आज के बिहार चुनाव में जनता के सामने सबसे अहम सवाल कौन सा है, जैसे रोजगार, विकास या नेतृत्व का भरोसा? देखिए, नेतृत्व का भरोसा अगर कोई करे तो राहुल जी पे करे जी, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है और वो जो बोलता है वो सच बोलता है,
और जो जो बोलता गया 2020 के बाद आप देखिए, जी जीएसटी से पहले उसने बोला था कि ये कांड होगा, हो गया। उन्होंने बोला था बहुत बड़ा ये क्या बोलते कोरोना आने वाला है, कोरोना, उसने सब बोल दिया। तो उन्होंने बोला था कि जितना भी नीति मोदी जी लाएंगे सब में एक प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि उनको पढ़ा लिखा इंसान है, वो पहले से स्टडी करके बैठ जाता है तुरंत। अगर मार्केट में कोई भी चीज आता है वो स्टडी करने लगता है कि आगे क्या होगा इसका। तो अगर राहुल जी की बातों को लेकर के अगर उनके नेतृत्व में अगर कोई काम करे तो निश्चित है बिहार डेवलपमेंट हो। आपको बता देता हूं, बिहार का सबसे पहले रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र हुए थे, जो बिहार के गली गली में ट्रेन चल गई, जो आज अब कोई कर नहीं सकता, उन्होंने कर दिया। तो आप ये सोच लो कि कांग्रेस का वो लीडर, जब तक कांग्रेस की राज थी चीनी की एक भी मिल नहीं बिकी, सब चल रही थी। जी जी, हम लोग ने देखा। लेकिन 40 से 45 42 साल जब से स्वयं सो का पार्टी आया, मैं नाम नहीं लेता हूं, जी जी, तो आप देखिए उसके बाद चीनी मिल क्यों बिक गया, जूट मिल क्यों बिक गया, पेपर मिल क्यों बिक गया, आप खंडर क्यों पड़ गया, और वो खरबों की जगह क्यों ऐसी पड़ी है। आप बताइए, कोयला खान है आपके पास, झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे कोयला खान है। कोयला तो आपको ने सुना होगा कभी बिहार में कौन सा जिला में सोने का खदान मिला है, तो आप करोगे क्या? आप डेवलप क्यों नहीं करना चाहते? आप आयात निर्यात का सुविधा क्यों नहीं करना चाहते? आप जो रंगदारी टैक्स उछल रहा है वहां के लोगों उसमें बैन क्यों नहीं लगाते? आप उस चीज पे लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा कीजिए। देखिए जितना भी क्या आपको क्या लगता है बिहार के लोग पैसे वाला नहीं है? बिहार के लोग दुबई में जाकर के फैक्ट्री खोल रहा है जी, बिहार के लोग बंबई में फैक्ट्री खोल रहा है, बिहार के लोग दिल्ली में फैक्ट्री खोल रहा है। तो बिहार में क्यों नहीं खोलेगा वो? आपका लॉ एंड ऑर्डर, उनकी नीतियां है ही नहीं आपके पास, जिसके लिए से लोग डरता है। अगर मैं वहां फैक्ट्री लगाऊंगा तो मुझे दिन दिहाड़े या तो मार दिया जाएगा मुझे, या तो कंपनी को लूट लेगा। सर, नीतीश कुमार के विकास मॉडल को आप कैसे आंकते हैं? क्या वह ग्रामीण बिहार तक पहुंचा है या सत्ता तक सीमित रह गया है? पटने तक सीमित है साहब, गांव तक नहीं गए हैं। क्या आप मानते हैं कि बिहार को मुंबई जैसी शहरी मॉडल और कुछ सीखने की जरूरत है, जैसे बेहतर स्थानीय प्रशासन, स्वच्छता या रोजगार के सृजन के मॉडल? बंबई महाराष्ट्र का बिहार अगर 20% सरकार सोच ले, खाली कितना? 20%, खाली 20% जी, तो बिहार एक सुंदर राज्य बन जाए। मैं 20% बोला सर, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। और महाराष्ट्र के बारे में 20% खाली सोच ले, 20%, तो बिहार का 50% लोग कल से आना, दूसरे राज्य में जाना बंद कर देगा। मतलब उसकी काया पलट हो जाएगी पूरे बिहार की। ये लिख लीजिए आप सर, आप मीडिया में ये दिखाइए। 20% बोला मैंने, कितना? 20%। सिर्फ महाराष्ट्र का 20% अगर ले ले बिहार, सीख ले ले इनसे। यहाँ का बीएमसी कमिश्नर वहां के बुला ले, बंबई का कमिश्नर पुलिस बुला ले, और देख लीजिएगा सर, क्योंकि यहां सरकार उनको छूट दे कि तुम काम करो बिंदास, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये नहीं कि कोई एमएलए फोन करे, कोई मंत्री फोन करे, किसको ट्रांसफर कर दो, फिर वो काम नहीं कर पाएगा। जी, फ्रीडम फाइट उसको दीजिए कि तुम काम करो, लेकिन लीगल में हो, अच्छे से हो। देख लीजिए सर, 50% नवयुवक अदर राज्य में कल से आना बंद, बिहार से ट्रेन खाली आएगी सर। आज आपको नहीं मालूम है, हर राज्य में बिहारी को शोषण किया जाता है, वहां जमीनी काम के लिए आना पड़ता है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए। आगे वो विषय पे आऊंगा आपके साथ, लेकिन और एक सवाल है, तो जैसे बिहार में उद्योग क्यों नहीं पनप पाए? नीति की कमी, निवेश में अड़चन, या राजनीतिक अस्थिरता? राजनीतिक अस्थिरता। निवेश कोई भी कर सकता है जी, मैंने आपको पहले भी कहा यही बारे में, निवेश कोई भी करेगा, मैंने आपको कहा इससे पहले। सिर्फ सरकार की नीति की वजह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार की नीति ही गंदा है, जी, उनके विचार गंदा है। वो सिर्फ माफिया को भेज देंगे, बोलेगे उसे वसूली करो, आपकी इनकम है 10 रुपये, माफिया जाएगा 20 रुपये, तो कंपनी बंद हो जाएगी, वो लोग फिर से मूव करेंगे।
जाने के लिए दूसरे राज्य में कि भाई हमको यहाँ अब करना नहीं। और जिस राज्य में इंडस्ट्रियल नहीं होगा उस राज्य को डेवलप नहीं हो सकता, चाहे कोई भी राज्य हो। अब साड़ी बेच करके, जूता बेच करके पैसा नहीं कमा सकते हो। अब दुकान आप जाओगे, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, सब दुकानें मिलेगा, सब दुकान मिलेगा। तो दुकान से आप क्या करोगे? सुबह 10 बजे खुलेगा, 5 बजे बंद हो जाएगा। इंडस्ट्रियल है ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, जी 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 रॉ मटेरियल है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? जी जी तो ये राजनीति की नीति की वजह से, शब्द को पकड़िए, राजनीतिक नीति की वजह से, जी जी मैं वही पूछा ना आपसे कि भाई इसलिए वहां पे डेवलप नहीं होता है। अगर राजनीतिक और नीतिक में ऐसा रहा तो कभी डेवलप बिहार नहीं होगा। सर मैं और पूछना चाहता हूँ, बिहार के लाखों लोग मुंबई में और दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए जाते हैं। आप खुद मुंबई में रहे हैं, प्रवासी बिहारियों की किन किन संघर्षों से गुजरना पड़ता है? सर रहने के लिए उनको घर नहीं, रास्ता पे सोना पड़ता है जी उनके परिवार का कोई नहीं, जब वो बीमार पड़ते तो हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं, रास्ते पर कभी वो दम तोड़ दिए तो लावारिस राज की तरह हो जाते हैं। तीसरी बात ऐसा है, मैं बम्बई के समाजकरण करता हूं, जी जी तो मैंने बहुत सारे ऐसा समस्या को सॉल्व किया, इसलिए हमको ज्ञान है इस बारे में। जी जी सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हैं, या तो किसी फैक्ट्री में, लोखंड का फैक्ट्री हो चाहे भट्टी का काम हो, उसमें वो काम करके गांव जाते हैं। स्टील की फैक्ट्रियां हैं। हाँ तो वही लोखंड बोला, भाईंदर भाईंदर, आप उसमें काम करते हैं। आप उनका शक्ल आप देखेंगे तो टीबी का मरीज हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो पाउडर निकलता है, बफिंग का जो पाउडर सीधा फेफड़ा में जाकर लगता है, वो टीबी का मरीज हो जाते हैं। और मरीज होकर के फिर वो आखिरी दम तक दम तोड़ देते हैं वो। तो उनकी जो लाइफ है शॉर्ट हो जाता है, 35 से 40 में समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उनके परिवार जो है ना अपंग हो जाता है। अपंग 2 प्रकार का होता है सर, समझना होगा। एक आप हाथ का टांग टूट गया तो अपंग, एक मेंटली अपंग हो गया कि मेरा अब कोई है ही नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूं, फाइनेंशियली उसको खत्म हो गया, अपंग हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। क्योंकि आज भी 70% महिला है जो अनएजुकेटेड है, जो पढ़े नहीं है, उनको पता ही नहीं दुनिया क्या होती है। सर ये सच है। अगर कोई राज्य का सरकार, बिहार राज्य का सरकार अगर बोले कि हमारे राज्य में 75% महिला अनपढ़ नहीं है, तो कोई मेरे साथ सर्वे करे, हमको सुरक्षा दिया जाए, हम सर्वे करा देंगे। पढ़ाई 2 प्रकार का होता है सर, देखिए समझना होगा। अगर मेरा मीडिया अगर कोई देखेगा चैनल तो उसको समझना होगा। आप 10वीं या 5वीं 4वीं पास करके कोई एजुकेटेड नहीं हो जाता। एजुकेटेड का मतलब है कि आपके पास डिग्री और डिप्लोमा, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर की पढ़ाई किए हो, उसको पढ़ाई बोलता है। जी जी ठीक है। आप 10वीं पास कर गए तो आप पढ़े लिखे नहीं हो गए, जी जी उसका कोई वैल्यू नहीं है, अमान्य है, कोई मान्य नहीं। सर ये क्या बिहार के लोग अब जाति या भक्ति के ऊपर उठकर नीति और प्रदर्शन पर वोट देंगे? सर मैं सबसे पहले मैंने आपको कहा, फर्स्ट टाइम में मेरा ये था कि जब तक बिहार जाति समीकरण से नहीं हटेगा, जब तक जाति समीकरण से नहीं है, ये कुर्मी है इसको वोट दो, ये पंडित है इसको वोट दो, ये चमार है इसको वोट दो, ये दुसाध है इसको वोट दो, ये मल्लाह है इसको वोट दो, नहीं। आपको सबसे अच्छा लीडर कौन लगता है, एक विधानसभा के लिए आप 100 लड़का सर्वे करो कि सबसे अच्छा लीडर कौन है जो हमारे विधानसभा को डेवलप करे। देखिए मैं आपको फिर से एक बात बताता हूं सर, इसको दिखाइएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना होगा आपको। पहले के लोग कहा करता था पहले गली फिर दिल्ली, आपने भी सुना होगा। अगर आपका मुखिया अच्छा है तो एक पंचायत सुधरेगा जी, एक मुखिया अच्छा है तो पंचायत सुधरेगा, अगर एक एमएलए अच्छा है तो एक विधानसभा सुधरेगा, और एक संसद अच्छा है तो एक संसद, आपको एक डिस्ट्रिक्ट में 2 संसद होता है, एक डिस्ट्रिक्ट सुधरेगा, एक जिला सुधरेगा, एक मार्केट होगा। और आप बोले विधानसभा में एमएलए आवाज उठाएगा, मुखिया हाउस में आवाज उठाएगा, और संसद दिल्ली में संसद भवन में आवाज उठाएगा। देखिए बिहार का इतना सुंदर विकास होगा ना सर कि हर गली में रोड होगा, हर घर का लड़का एजुकेटेड होगा, जो सरकारी स्कूल है गांव स्तर पे उसको पहले आप सुधारो। अगर जैसा आपने एक वीर सेना क्या निकाला था, मोदी जी ने कर्मवीर कौन सा सेना निकाला था कि 5 साल में का 18 महीना में निकाल देगा, क्या बहुत अच्छा सेना निकाला था। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अग्निवीर, अग्निवीर जी। तो ऐसा आप टीचर बहाली करो,
कि तुम अच्छा पढ़ाई करवाओगे, हमारे हर गांव का जो एक गांव का जो स्कूल है, 4 गांव मिला के, चाहे 1 गांव मिला के, चाहे 2 गांव मिला करके, उसका बच्चा हमको आप डेली रिमोट करके दे दो। और कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, एक एजुकेटेड लोगों से आप उसका इंटरव्यू लो। आपने क्या बोला, आरक्षण मैं देता हूं, नो डाउट, आप आरक्षण दो, आरक्षण में भी आप उसका इंटरव्यू लो। जी जी। अगर आपने 100 में से 50 आरक्षण दिए हो तो उसमें 5 लाख आदमी इंटरव्यू के लिए आएगा, तो 5 लाख में इंटरव्यू लेने वाला आईएएस और आईपीएस को बिठाइए, कलेक्टर रैंक मतलब रैंक के लोगों को बिठाइए कि ये कितना पढ़ी है या कितना पढ़ा है। जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड होगा उसको बहाली कर लीजिए आप। बराबर। आप जाति समीकरण पर आप देने से क्या हो रहा है आपको, कि आपका बच्चा जो है, एक एग्जाम्पल है कि आप जाति समीकरण में आ रहे हो और आप ही का बच्चा अगर आपके स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहा है, आप उसको प्राइवेट में क्यों भेज रहे हो पढ़ने के लिए, मतलब आप कमजोर हो, इसलिए आपको मालूम है कि हमारा बच्चा यहां नहीं पढ़ पाएगा। जी जी जी। तो गलती किसकी है, बिहार सरकार की, बिहार सरकार की नीति का। आपने बोला राजनीति क्या नीति, ये नीति है। अगर नीति आपका गंदा है तो राजनीति को ऐसे गंदा होती है। जी जी जी। सर, बिहार की राजनीति में ठेकेदारी मॉडल और लोकल माफियागिरी चुनावी प्रक्रिया में कितना असर डालते हैं? सबसे ज्यादा। जी। जो माफिया होते हैं इनके पास फंडिंग होता है। अब छोटी सी बात मैं आपको बोलता हूँ, बीजेपी ने एक गायिका मिथिला ठाकुर के मैथिली ठाकुर करके टिकट दी थी, उसका राजनीति का क्या अनुभव है? जी, कोई अनुभव नहीं। आपने सिर्फ इसलिए दे दिया कि वो सीट मेरे पास रहेगा, उसके पास पैसा है, हम फंडिंग लेगा। जी ठीक है, वो जीतने के बाद भी वो क्या काम करेगा? ना तो कभी वो सोशल एक्टिविटीज में थी और ना फिर रहेगी, क्योंकि उसका पेशा है गाना गाना, तो गाना गाने गएगी, उसको कहीं से ऑर्डर आएगा वो गाना गाने चली जाएगी। तीसरी बात, मैं आपके प्रश्न का थोड़ा सा एक कर रहा हूं। जी जी, बोलिए। जो भी विधानसभा का एमएलए होता है, क्या कभी वो जनता दरबार लेता है? बिहार में, अपने महाराष्ट्र में तो जनता दरबार, मैंने आपको कहा ना कि बिहार, महाराष्ट्र का 20% अगर ले ले बिहार तो बिहार स्वर्ग बन जाएगा। मैंने ये कहा है कि एक विधानसभा के अंतर्गत में मुझे लगता है 200 गांव को कवर करता है, छोटा गांव बड़ा गांव पकड़ के 200 गांव को इंटरव्यू करता है। आपको 5 साल मिलता है, ठीक है। और अगर आप जनता दरबार लेते हो, महीना में 1 बार बोलिए तो 5 गांव, दूसरा महीना में 5 गांव, तीसरा महीना में 5 गांव, तो आपकी काम करने की एक तो क्षमता बढ़ेगी और एक जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको आपको समझ में आएगा। हम आपको बोलते हैं आप 50% पैसा खा जाओ, लेकिन 50% जो है ना जनता में इस्तेमाल करो, देखो बिहार सुंदर बन जाएगा। आप क्या करते हो, विधानसभा के जो विधायक बनेंगे 100% ही खा जाते हैं, तो डेवलप कहां होगा सर? सर, बिहार में छात्र और युवा जब आंदोलन करते हैं, जैसे शिक्षक भर्ती हो या बेरोजगारी को लेकर, तो क्या ये आवाजें राजनीति तक पहुंचती है? मैंने प्रश्न पहले आपको उत्तर दे चुका हूं सर, फिर भी आपको दे रहा हूं, क्योंकि वहां तक इनको जाने नहीं देता, और अगर आवाज वहां तक पहुंच गया तो इनके पास में कोई जवाब नहीं रहता, इसलिए उनके पर पानी का फव्वारा, लाठी चार्ज मरवा के उनको भगवा देते हैं। लेकिन फिर से मैं बोलता हूं, जो छात्रों को, लोगों को बोलता हूं, आप शिक्षक भर्ती हो या पुलिस भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो बिहार, तो आप आंदोलन कई प्रकार के होता है जी। दूसरा चाइना बनो आप, पहला, और तीसरा नेपाल बनो, श्रीलंका भी है, श्रीलंका बनो। आपके अंदर अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आपका आत्मविश्वास है तो चट्टान को आप गिरा दोगे जी। लेकिन आप हिल जाते हो। आप हिलने का कारण यह हो जाता है कि सरकार को पता है ऐसे आंदोलन करेंगे, 2 दिन या चिल्लाएंगे फिर चुप हो जाएंगे। आप अपनी आवाज को कंटिन्यू रखो। आप कंटिन्यू नहीं रखोगे ना तो सरकार की तख्ता हिल जाएगी। पुलिस किसी भी राज्य में कितना है साहब? आप 8 करोड़ की संख्या है, 4 करोड़ बाहर रखते हो, 8 करोड़ महिला यानी पुरुष है, 20 साल के नीचे को गिनती नहीं होती जी। मानते हैं आप बात को? आप जो भी जनसंख्या गिनते हो जो वोटिंग लिस्ट में आपके पास में है,
जी जी उसके नीचे के नहीं गिनते हो। तो ये चीज को आपको समझना होगा कि 8 करोड़ लोगों को पुलिस मार पाएगी क्या? नहीं मार पाएंगे। मानते बात को? संसद से संविधान हिल जाएगा और विधानसभा से ग्राम पंचायत तक हिल जाएगा। सवाल ही नहीं, तो बात सही है। जब हिलेगा, हम्म, मैं आपको फिर एक बात बोलता हूं इसी पे, तूफान को कोई रोक नहीं सकता। आप तूफान बनो, जी आप छोटा मोटा हवा मत बनो। जब आप तूफान बनोगे ना, तब एक कारवां होगी। उस कारवां को मैं उस पुलिस वाले को भी बोलता हूं, इसमें तुम्हारा भी कोई फैमिली होगा। जी जब तुम लाठी चार्ज करते हो ना, तुम एक चीज सोच लेना कि तुम्हारा भी बच्चा है, तुम्हारी भी उसमें बेटी होगी, तुम्हारा उसमें बेटा होगा, हो सकता है तुम्हारी बहन होगी, तुम्हारी बीबी होगी, जो अपनी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ने जा रहा है। जी जी आप लाठीचार्ज मत करो। सरकार अगर ऑर्डर भी देता है तो आप बोलो मैं लाठीचार्ज नहीं करूंगा साहब, जी 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 नहीं करूंगा। कारण कि कानून आपके हाथ में, सरकार तो ऑर्डर देता है, सरकार आएगा क्या लाठी लेके? नहीं कोई नहीं आएगा ना। तो आप कानून को बोलो मैं लाठी नहीं बरसाऊंगा, क्योंकि ये भी एक का भविष्य, एक दिन ये उज्जवल भविष्य बनेगा और ये भी सूरज की तरह रोशनी देगा। आपसे जितना ही होता है उतना ही भर्ती करो, लेकिन करो। आप इंटरव्यू लो, जो पास होगा उसको आप रखो। लाठीचार्ज क्यों करवाते हो, या तो आप भर्ती क्यों निकालते हो? अगर भर्ती आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि सीट खाली है, जी चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, चाहे पुलिस का एक सिपाही हो या इंस्पेक्टर हो या 3 स्टार हो, जगह आपकी खाली होती रहती है। जी 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 एक राज्य में हर दिन 100 आदमी रिटायर हो रहा है, हाँ जी जी ठीक है? तो 30, आप ये सोचो साल में कितने लोग रिटायर हो रहा है। उस हिसाब से एक निकालिए सर्कुलेशन और उसमें ये लिखिए कि जिसका एजुकेटेड, हम आरक्षण आपको दे रहे हैं, लेकिन आरक्षण में भी जो क्वालिफाइड निकलेंगे हम उनको नौकरी देंगे। आप कभी कोई मोर्चा नहीं निकालेगा, क्योंकि उनको भी समझ में आ जाएगा हम अनक्वालिफाइड थे तो हमको नहीं मिला, हम क्वालिफाइड है हमको मिल गया। जी जी और वो क्या करेंगे? काम अच्छा करेंगे। जी जी सर, अभी मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ। आप शिक्षा को सामाजिक बदलाव आधार मानते हैं। बिहार में इस मजबूत करने के लिए किन किन कदमों को तत्काल की जरूरत है? मैंने ये सब आपका उत्तर सर पहले दे चुका हूं कि सबसे आपको पंचायत लेवल पर स्कूल को सुधारना होगा। जी जब पंचायत लेवल पर स्कूल सुधरेगा, एग्जाम्पल बना कि ये लड़की है, ये इसका एजुकेशन बहुत अच्छा है, इसको भी जाति समीकरण से देना है, ठीक है? इसको भी जाति समीकरण में ये भी आ रही है, तो इसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इससे भी अगर कोई क्वालिफाइड है तो आप उसको नौकरी दे दो, शिक्षा अपने आप सुधर जाएगा, अच्छा विचार होएगा। गांव को जागरण करना पड़ेगा। जो आप समाजकरण कर रहे हो, स्कूल में जाइए, स्कूल के जो घर घर में जाकर सर्वे कीजिए और बच्चे को भेजिए उस स्कूल में, और वो स्कूल के जो हेडमास्टर होते हैं उससे आपका अधिकार है पूछने का। सर, मैं थोड़ा सा जानकारी निकाला हूँ, वो आपको बता देता हूँ। 2025 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बिहार के युवाओं में बेरोजगारी की दर अभी भी काफ़ी ऊंची है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अन्य सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक स्थिति इस प्रकार है। बिहार में कुल युवा 15 से 19 तक की आयु 21 के आयु वाले वर्ग में लगभग 20% लोग बेरोजगार हैं। यह दर राष्ट्रीय औसत लगभग 12%, काफ़ी अधिक है। 2018 में यही दर लगभग 31% थी, जो घटकर अब 10% तक आई है। यदि केवल सरकारी औसत को देखा जाए, लेकिन शहरी क्षेत्रों और शिक्षित युवाओं के दर में 15 से 20% के बीच रुक गई है। इस प्रकार को आप क्या कहना चाहिए? अब देखिए, ये आपको सर्वे बता रहा है, ये सर्वे मैंने सरकारी आंकड़ों। आप बिहार से लोग आते हैं घर काम करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, घर में खाना बनाने के लिए, ठीक है? छोटी छोटी फैक्ट्री में आते हैं 18 साल के नीचे, 15 साल के, क्योंकि गांव में गरीबी है और वो फैक्ट्री में छोटा मोटा काम करने, जैसे सोना का आप कोई बनाता है चेन या सोना का फैक्ट्री में, तो सो लोग उनको वहां से लेके आते हैं, यहाँ लगा देते हैं। जबकि कानून क्या कहती है कि 20 वर्ष से नीचे के लोगों को काम, लड़का 21 साल में बालिग होता है, लड़की 18 साल में बालिग, राइट? जी, ये हम नहीं कह रहे, हाँ वो तो
जनरल बात है, नियम है। नियम है। उसके नीचे काम करते हैं तो बोलते हैं मेरे को मोच आ गया, मुझे काम करने तो, मेरे घर में राशन नहीं। जी जी। तो क्या सोचते हैं हम लोग, क्योंकि चलो भाई इनको रोजगार मिल जाएगा, ये कम से कम अपने माँ बाप को पैसा भेजेगा। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है। अदर राज्य में वो जा रहे हैं ना, घर काम करने, बर्तन घिसने, खाना बनाने, इसको आप रोजगार में गिनती करेंगे? इसको आप रोजगार में गिनती मत करिए, ये बेरोजगार हो गया, ये बेरोजगार है। हम आपका खाना बना के देंगे तो हमें रोजगार नहीं ना हुआ। हम तो इसलिए वो काम कर रहे हैं कि हमारी मजबूरी की भी नीचे कोई मजबूरी होगा, वो मजबूरी है जो मैं आपको खाना, आपका जूठा, आपका टॉयलेट साफ करने का हम काम कर लेते हैं, हमारी मजबूरी है। आपने देखा होगा कभी कभी गटर में घुस के लोग साफ करते हैं, उसको आप रोजगार नहीं बोलेंगे, वो बेरोजगार है, मजबूर है, मजबूर। आप उसको रोजगार में गिनती नहीं करें। तो सरकार जो कह रही है ना, कोई भी आंकड़ा के हिसाब से गलत है। आप आरटीए राइट इन्फॉर्मेशन मांगिए, उनको ये बताइए कि 21 साल के ऊपर एजुकेटेड कितने लोग हैं, क्या क्या डिग्री डिप्लोमा लिया है और कौन से कॉलेज से लिया है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा सर। कॉलेज के नाम के साथ लीजिए, इंजीनियरिंग कहाँ से किया है, और प्रोफेसरी कौन सा कॉलेज से पास किया है, पीएचडी कहाँ से किया है, डॉक्टरी कहाँ से काम किया है, आप देख लीजिए। बिहार की स्थिति यही है साहब, जो कभी स्कूल नहीं गया है लेकिन फिर भी इंजेक्शन लगा रहा है, तो आप उसको आप क्या बोलेंगे, रोजगार? बेरोजगार है, लोगों को जान से खेल रहा है और सरकार इस पर चुप्पी पा रहा है। आप ग्राम लेवल पर मुखिया को जिम्मेदारी दिया गया है, बराबर है, ब्लॉक को जिम्मेदारी दिया, कलेक्टर ब्लॉक को जिम्मेदारी देती है कि आप उस पर सर्वे करो, ठीक है। हर डिपार्टमेंट में आदमी रखा है, आप जाते नहीं ऑफिस में, आप ब्लॉक स्तर पर जाइए, खाली मिलेगा पूरा, पूरा खाली मिलेगा। सरकारी हम इनसे बात कीजिए, बोलेगा हमारे पास समय नहीं है। सरकारी कलेक्टर से पूछे तो हमारे पास समय नहीं है। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी में है तो सरकारी डिपार्टमेंट में है। छोटा भी काम करने जाओ तो 10,000 दो, 15,000 दो, ये चीज दिखाइएगा आपके मीडिया में। जी जी जी। ये डेथ सर्टिफिकेट मांगने के कोई चार्ज नहीं होता है। अगर डेथ सर्टिफिकेट मांगने जाओ आप तो बोलेगा 1,000 रुपए दो। तो बिहार की स्थिति यह है, बिहार के लोगों को, जनता को अंदर मजबूर है। लोगों को आज भी बोलते हैं ना 80%, भले मेरे को बिहार के लोग गाली देना, मैं कह रहा हूं गाली खूब देना मुझे, लेकिन आज भी बिहार के लोग पढ़ लिख करके भी 80% अनपढ़ है। जी जी, ठीक है सर। बहुत ही सारगर्भित चर्चा हुई आज। बिहार की राजनीति को समझना, उसके सामाजिक ताने बाने को जानना आसान नहीं है, लेकिन अमरनाथ झा जी ने जिस स्पष्टता से बात रखी, उसको यह साफ है कि अगर नीयत सही हो तो बिहार बदल सकता है और बदलेगा भी जरूर। अमरनाथ जी ने हमारे दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव, विचार हमारे साथ रखे, साझा किए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और आपको दीपावली और नूतन वर्षा अभिनंदन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, आपको और हमारे सभी दर्शकों को। आपको भी दिवाली की शुभकामना। धन्यवाद।